हेलो स्टूडेंट, मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों, हम लेकर आए हैं लोक शिक्षण संचालन मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जो आपके राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के प्रथम अभ्यास प्रश्न पत्र करवाए जा रहे हैं। तो कक्षा 10वीं आपका हिंदी का पूरा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो बच्चों, सभी जगह आपके भोपाल मध्य प्रदेश में ये आपके अभ्यास प्रश्न पत्र करवाए जा रहे हैं। तो इनमें से आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। इसी तरह हम सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, ये निर्देश आपको पढ़ लेना है। इस पुस्तिका में आपके 60 प्रश्न हैं। इस पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 120 मिनट का समय है। तो 120 मिनट यानी कि आपका 2 घंटे का टाइम है। तो 2 घंटा आप आराम से पेपर कर सकते हैं और 60 प्रश्न होंगे आपके। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प होंगे, 1 2 3 4। इनमें से केवल एक ही उत्तर आपका सही होगा जो आपको राइट उसमें लिखना है। ठीक, आप रफ कार्य इसी पुस्तिका में कर सकते हैं, तो आप रफ कार्य भी इसी पुस्तिका में कर सकते हैं। तो निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद चलिए देख लेते हैं। ये आपका 1 से 6 निम्नलिखित समाचार को पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त जवाब चुनिए। तो ये आपका दिया गया है, ये चित्र आपको देखना है और इसको पढ़कर समाचार पत्र को नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर आपको देने हैं। तो इनके आंसर हम बताएंगे आपको, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर रहिएगा। सारे आपके जो 60 क्वेश्चन है सभी 60 क्वेश्चन के आपको बहुत ही अच्छे से सॉल्यूशन और एक्सप्लेन के साथ आपको बताएंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये समाचार आपको पढ़ना है। टिहरी के जंगल में उड़न गिलहरी। ठीक, तो टिहरी के जंगल में उड़न गिलहरी के बारे में ये दिया गया है, ये आपको पढ़ना, इसी से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 6500 फीट की ऊंचाई पर आई नज़र। इसके बाद नीचे आपको पढ़ना है। हवा में छलांग लगाती है उड़ान गिलहरी। फ्लाइंग स्क्वायरल उड़ती नहीं बल्कि हवा में छलांग लगाती है, इससे लगता है कि यह उड़ रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक फ्लाइंग स्क्वायरल के शरीर में दाईं और बाईं तरफ अतिरिक्त त्वचा होती है जो छलांग लगाते समय फैल जाती है। साथ ही पैरों में भी त्वचा की झिल्ली होने के कारण यह काफ़ी देर तक हवा में रह पाती है। यह नीचे से ऊपर की तरफ छलांग नहीं मार सकती बल्कि सिर्फ ऊंचाई से नीचे की तरफ छलांग मारती है। तो इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, तो उसके आंसर आपको देने हैं। ठीक, ये आपकी उड़ने वाली गिलहरी की फ़ोटो है। इस तरीके से ये उड़न गिलहरी है, इसके बारे में आपको और अच्छे से ये पूरा पैसेज रीड कर लेना है। समाचार पत्र दिया है जो, ये पूरा आपको पढ़ लेना है। अगर हम पूरा पढ़ेंगे काफ़ी टाइम लगेगा, तो आपको पढ़ लेना है। वर्बली ऐसे बताए दे रहे हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड के टिहरी जिले में जौनपुर ब्लॉक स्थित देवलसारी के जंगल में उड़ने वाली गिलहरी फ्लाइंग स्क्वायरल 8 400 400 400। जी हाँ, क्योंकि अब आपका सवाल मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल हो, तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाएँ सीधे व्हाट्सएप पर। फ़ोन पर डाउट नट का 8 400 400 नंबर सेव कर लीजिए, उसमें चैट ओपन कर लीजिए, फिर जो भी आपके डाउट हो उसकी फ़ोटो खींचें, क्रॉप करें, 5 सेकेंड में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। फॉर क्लास 6 से 12 IIT JEE मेंस एंड एडवांस नीट सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए अभी जाइए अपने व्हाट्सएप पर 8 400 400 व्हाट्सएप कीजिए और उन्हें आउट कीजिए। लिंक देखी गई है। बीते अक्टूबर में वन विभाग की टीम ने दुर्लभ प्रजाति की इस गिलहरी को देखा है। अब विभाग इसके संरक्षण की तैयारी में जुट गया है। यह दुर्लभ गिलहरी बेहद कम स्थानों पर दिखती है। समुद्र तल से 6500 फीट की ऊंचाई पर स्थित देवलसारी रेंज का जंगल अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। 12 हेक्टेयर क्षेत्रफल में देवलसारी का जंगल फैला हुआ है। यह देवदार, चीड़ व बांज का घना जंगल है। गत 4 अक्टूबर को मसूरी वन विभाग के DFO साकेत बढ़ोला अपनी टीम के साथ देवलसारी के जंगल के दौरों पर गए थे। तो इस तरीके से पूरा आपको ये समाचार पत्र पढ़ लेना है। चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उन क्वेश्चन के आपको आंसर भी बताएंगे। चलिए, तो ये आपको अच्छे से रीड कर लेना है, तभी आपको नीचे क्वेश्चन समझ में आएंगे और आपको आंसर भी देने हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, वन विभाग उड़न गिलहरी का संरक्षण इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि
जो वन विभाग है उड़न गिलहरी का संरक्षण किस लिए करना चाहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है शर्मीली होने के कारण ये आसानी से दिखाई नहीं देती, संख्या में कम होने के कारण ये लुप्त हो सकती है, यह समुद्र तल से 6500 फीट ऊंचाई पर मिलती है, फुर्तीली होने के कारण ये तुरंत ओझल हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, संख्या में कम होने के कारण ये लुप्त हो सकती है। तो इसका राइट आंसर आपको 2 नंबर कर देना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। उड़न गिलहरी के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। तो उड़न गिलहरी के बारे में अभी आप लोगों ने जाना, उसके बारे में कौन सी आपकी बात सही नहीं है आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है यह बहुत कम स्थानों पर पाई जाती है, यह नीचे से ऊपर छलांग मारती है, इसके शरीर में झिल्ली होती है, यह काफ़ी देर तक हवा में रह पाती है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि उड़न गिलहरी की क्या खासियत है, वो क्या करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभी हमने आपको बताया था ऊपर कि ये क्या करती है, नीचे से ऊपर छलांग मारती है, यानी कि यह नीचे से ऊपर की ओर छलांग मारती है। ठीक, यहाँ आपका दिया गया था, यहाँ आपका ये दिया गया है ऊंचाई से नीचे की तरफ छलांग मारती है। ये सिर्फ क्या करती है, ऊंचाई में जब होती है तो ये नीचे की तरफ छलांग मारती है। तो इसका आंसर आपका सेकंड वाला हो जाएगा। तो ये राइट आंसर आपको सेकंड वाला कर लेना है। ठीक, ये आपका सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। वन विभाग किसकी जानकारी जुटा रहा है। वन विभाग किसकी जानकारी जुटा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका उड़न गिलहरी के परिवार की, उड़न गिलहरी के भोजन की, उड़न गिलहरी की आवाज़ की, उड़न गिलहरी की संख्या की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उड़न गिलहरी के परिवार की। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट वाला आपको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का, वनकर्मी हैरान क्यों थे। जो वनकर्मी हैं वो हैरान क्यों थे। गिलहरी गेस्ट हाउस के पास दिखाई दी थी, वे पहली बार गिलहरी को फोटो खींच सके थे, जंगल में उड़न गिलहरी पहली बार दिखाई दी थी, उन्होंने उड़न गिलहरी को पहली बार देखा था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, गिलहरी गेस्ट हाउस के पास दिखाई दी थी। ठीक, तो इसलिए वो हैरान थे। तो ये आपको 4th नंबर क्वेश्चन का पहला आंसर सही कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। प्रकृति प्रेमियों के लिए अच्छा समाचार क्या है। प्रकृति प्रेमियों के लिए अच्छा समाचार क्या है। तो 5वें का आंसर आपको बताना है। दुर्लभ प्रजाति की गिलहरी के होने का प्रमाण मिलना, दुर्लभ प्रजाति गिलहरी का संरक्षण किया जाना, दुर्लभ प्रजाति गिलहरी का फोटोग्राफ प्राप्त होना, दुर्लभ प्रजाति गिलहरी का टिहरी में पाया जाना। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है 5 नंबर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर। ठीक, 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको 2 नंबर राइट आंसर लिख लेना है। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 6, उड़न गिलहरी का नाम उड़न गिलहरी इसलिए पड़ा क्योंकि। उड़न गिलहरी की क्या खासियत है जिसके कारण उसका नाम उड़न गिलहरी पड़ा। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। यह एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक उड़ सकती है, यह ऊपर से नीचे छलांग लगा सकती है, ऐसा लगता है मानो यह उड़ रही है, इसके पैरों में दोनों ओर झिल्ली होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, ऐसा लगता है मानो यह उड़ रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा वाला। तो राइट आंसर आपको कर लेना, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, उड़न गिलहरी पड़ा, क्योंकि ऐसा लगता है कि यह उड़ रही है। ठीक, इसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक का, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त जवाब चुनें। तो ये आपका पूरा गद्यांश दिया गया है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद फिर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर आपको देना है। तो आप बच्चों इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके बाद हम क्वेश्चंस के आंसर आपको बताते हैं। तो आपको अच्छे से रीड कर लेना है, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे और उनके आंसर भी आपको समझ में आएंगे। तो आपको समझना है, केवल आंसर नहीं करना है। तो पूरा आपको गद्यांश जरूर एक बार पढ़ लेना है। तय खाने के अंदर जाऊं ना जाऊं, कुछ देर तक दुविधा में पड़ा रहा, फिर जोर से सांस ली और कलेजे को पत्थर बना लिया, कौतूहलवश नीचे झुका, इतने वर्षों में से तय खाने भरी हुई विषैली हवा निकल चुकी होगी और अब यहाँ ताज़ी हवा फैली हुई होगी। इस विचार के साथ लंबे चौड़े सपाट पत्थर पर हाथ रखकर एक पाँव सुरंग के अंदर रखा, सीढ़ी मिल गई, उस पर मजबूती से खड़ा हो गया। तो इस तरीके से पूरा आपको गद्यांश पढ़ लेना है।
तो बच्चों अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसको आपको पैसेज को अच्छे से पढ़ लेना है। फिर चलिए इसके क्वेश्चन के आंसर आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, गद्यांश के अनुसार लेखक तहखाने में जाने को लेकर क्या था? भयभीत था, उत्साहित था, असमंजस की स्थिति में था, विवश था। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कि गद्यांश में जो दिया गया है उसमें लेखक तहखाने में जानकर कैसा वो महसूस कर रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वह भयभीत था। तो आपका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो भयभीत था, ठीक, लेखक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां दिया है, लेखक क्या सोचकर तहखाने के भीतर गया? लेखक जो था वो क्या सोचकर तहखाने के अंदर गया? तो आपका राइट आंसर बताना है, तहखाने में धन संपत्ति मिलेगी, तहखाने की जहरीली हवा निकल चुकी होगी, तहखाने में सीढ़ियाँ होंगी, तहखाने में अंधेरा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वें का आपका दूसरा नंबर, तहखाने की जहरीली हवा निकल चुकी होगी। तो राइट आंसर आपको दूसरा लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, तहखाने के दृश्य को देखकर लेखक को क्या याद आ गया? जो तहखाना है उसकी दृश्य को देखकर लेखक को क्या याद आ गया? 22 साल पहले की घटना, घर की धन दौलत, अपने बेटे पोते, अपने पाप पुण्य, क्या याद आ गया आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 साल पहले की घटना, ठीक। तो 22 साल पहले की घटना इसका राइट आंसर आपको कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे, लेखक की आंखें चौंधिया जाती थीं। लेखक की आंखें क्यों चौंधिया जाती थीं? जब उसने अस्थि मंजर को देखा, जब टार्च की रोशनी हीरे जवाहरात पर पड़ती, जब उसने इतना बड़ा तहखाना देखा, जब उसने माला और अंगूठी देखी। तो 10वें का राइट आंसर आपको बताना है। तो 10वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका, जब टार्च की रोशनी हीरे जवाहरात पर पड़ी, ठीक, पड़ती। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा नंबर आपको कर लेना 10वें का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11वां 11 नंबर, गद्यांश में किस वारिसपन की बात की गई है? तो आपका इसमें बताना है, गद्यांश जो दिया गया है आपने पढ़ा होगा, तो इसमें से आपका किस वारिसपन की बात की गई है? तो इसमें हमने तो पढ़ा हुआ है तो उसमें आपको आंसर बताते चलते हैं, लेकिन आपको भी पढ़ लेना है अच्छे से, तभी आपको आंसर देने हैं। तो 11 नंबर का आपका हो जाएगा थर्ड वाला, पाप और पुण्य की, ठीक। तो इसका राइट आंसर आपको पाप और पुण्य की बात की गई है, तो ये आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, लेखक के पास किस सवाल का जवाब नहीं था? जो लेखक है उसके पास किस सवाल का जवाब नहीं था? वह अपनी ज़मीन जायदाद किसे दे? ये आभूषण किसके हैं? वह अस्थि पंजर किसका था? वह वारिसपन को यहीं ख़त्म कर दे या नहीं? तो राइट आंसर बताना है आपको 12 नंबर का। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 4th नंबर, वह वारिसपन को यहीं ख़त्म कर दे या नहीं, ठीक। तो इस पर जवाब नहीं था, ठीक। तो आपको इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 से 18। तो क्वेश्चन नंबर 13 से 18 तक निम्नलिखित विज्ञापन को पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त जवाब आपको देना है। तो ये विज्ञापन आपका दिया गया है, इसको पढ़कर आपको जवाब देने हैं। क्वेश्चन आपका नीचे दिए गए हैं, उनके आपको आंसर देना है। तो ये विज्ञापन आपका इस तरह से दिया गया है, हमारी नज़र आप पर है। तो ये आपको विज्ञापन पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। अपनी अघोषित आय की घोषणा आज ही करें। आय घोषणा आयोग 2016 30 सितंबर 2016 तक लागू है। तो और ये आपके कुछ निर्देश दिए गए हैं, ये आपकी जानकारी दी गई है। तो ये आपको विज्ञापन पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। ये विज्ञापन किसके द्वारा जारी किया गया? आयकर विभाग के द्वारा। तो कुछ क्वेश्चन आपके इससे बनेंगे, नीचे दिए गए हैं, उनके क्वेश्चन आपको इसी विज्ञापन से देना है। तो बच्चों आपको अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर है आपका 13, आय घोषणा का विज्ञापन किस विभाग द्वारा जारी किया गया? तो आपको बता दें, जो आय घोषणा का विज्ञापन है किस विभाग के द्वारा जारी किया गया है? तो इसका आपको ये लिखा हुआ है आयकर विभाग। तो ये आयकर विभाग के द्वारा जारी किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला, आयकर विभाग, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तुत विज्ञापन में किस तरह की आय की घोषणा को प्रोत्साहित किया गया है? तो इसमें आपका प्रस्तुत जो विज्ञापन है इसमें किस तरह की आय की घोषणा को प्रोत्साहित किया गया है? तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा वाला, अघोषित आय, ठीक। क्योंकि यहाँ आपको दिया गया था अघोषित आय, ठीक। तो यहाँ से आपको पढ़ लेना है। जब आप पढ़ लेंगे पूरा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से आपको अघोषित आय दिया गया था, तो इसका राइट आंसर आपको सेकंड वाला कर लेना है, ठीक।
चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस माध्यम द्वारा आय की घोषणा की जा सकती है। तो किस माध्यम के द्वारा आय की घोषणा की जा सकती है, राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 15 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4th नंबर, आयकर विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रस्तुत करना। ठीक, तो इसका आपका आंसर चौथा वाला कर लेना है कि आपका माध्यम कौन सा है, आयकर विभाग की वेबसाइट है, ऑनलाइन प्रस्तुत की जाती है। ठीक, इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 16, आयकर विभाग किसी संस्था के साथ साझा नहीं करेगा। आयकर विभाग है वो किसी संस्था के साथ साझा नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्यों नहीं। आपकी अघोषित आय की सूचना, आपकी सूचना कुल संपत्ति की सूचना, आय घोषणा योजना की सूचना, आपकी कुल जमा पूंजी की सूचना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 3rd वाला, आय घोषणा योजना की सूचना। ठीक, तो ये तीसरे का आंसर आप 16 का तीसरा आपको आंसर कर लेना है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 17, इस विज्ञापन में आयकर विभाग द्वारा पूछताछ के लिए कौन सा माध्यम अपनाने की सलाह नहीं दी गई है। तो इसमें कौन सा विज्ञापन जो आपने पढ़ा विज्ञापन, उसमें आयकर विभाग द्वारा पूछताछ के लिए कौन सा माध्यम अपनाने की सलाह नहीं दी गई है। तो कौन से माध्यम की सलाह नहीं दी गई है, तो इसमें हो जाएगा डाक। 2nd नंबर आपका क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा डाक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 18, प्रस्तुत विज्ञापन में आय की घोषणा किस तिथि तक लागू है। तो ये आपका दिया गया था इधर, तो आपको ये अच्छे से देख लेना है, पढ़ लेना है, फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। 30 सितंबर 2016 तक लागू है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 30 सितंबर 2016। तो इसका राइट आंसर कर देना है आपको फर्स्ट वाला 30 सितंबर 2016। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से 24। ये आपका निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखें। तो ये पूरा गद्यांश दिया गया है, आपको अच्छे से पढ़ लेना है। वियतनाम के गाँव में यह माना जाता है कि धान की आत्मा घर की सबसे बूढ़ी माँ में निवास करती है। वहाँ एक कहानी चलती है कि किसी ज़माने में धान का दाना नारियल जितना गोल और बड़ा होता था। तो ये पूरा गद्यांश आपको पढ़ लेना है। इसके बाद ये क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चंस के आंसर चलिए देख लेते हैं। तो आंसर आपको बताते चलते हैं। आपको गद्यांश बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना है, तभी आप क्वेश्चन समझ पाएंगे और उसका आंसर भी दे पाएंगे। हम आपको आंसर बता रहे हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ के और फिर ही आंसर टिक करना है। ठीक, 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, धान के संबंध में वियतनाम के गांव में कौन सी बात प्रचलित नहीं थी। धान के संबंध में वियतनाम जो आपका गांव है वहाँ कौन सी बात प्रचलित नहीं थी। तो इसका राइट आंसर बताना है। तो 19वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर, लोग धान को फुटबॉल की तरह प्रयोग में लाते थे। ठीक, तो वहाँ के जो लोग थे वो धान को कैसे प्रयोग में लाते थे, फुटबॉल की तरह प्रयोग में लाते थे। तो इसका राइट आंसर चौथा आपको कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, धान उगाने के लिए सही क्रम है। तो ये बच्चों धान उगाने का सही क्रम आपसे पूछा गया है। तो अगर आप धान की खेती करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से जानकारी होगी। अगर आपके आस पड़ोस रिश्तेदार में कोई करता तब भी आपको जानकारी होगी। लेकिन चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा आपका, खेत जोतो, बो, रोपो, पानी लगाओ, काटो, फिर गहाई करो। ठीक, तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस होती है धान लगाने की। तो ये आपको पहले खेत को जोता जाता है, फिर बोआ जाता है, फिर रोपा जाता है, फिर इसके बाद पानी लगाया जाता है, फिर काटा जाता है, फिर गहाई किया जाता है। ठीक, जिस तरीके से पूरा क्रम होता है। तो राइट आंसर फर्स्ट वाला आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, फसल पकने के बाद धान के खेत कैसे नहीं होते। तो जो फसल पक जाती है उसके बाद धान के खेत कैसे नहीं होते, आपसे पूछा गया नहीं होते। ठीक, तो इसमें से राइट आंसर आपको बताना है। तो 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2nd, रुपहली चांदनी से भरे। ठीक, कैसे नहीं होते, रुपहली चांदनी से भरे नहीं होते। तो इसका राइट आंसर 2nd वाला कर लेना है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 22, धान की रुपाई के बाद खेत कैसे लगते हैं। धान की रुपाई जब हो जाती है तो खेत कैसे लगने लगते हैं, इसका आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर, लहराती हरियाली जैसे। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपको कर लेना है। जब खेत हरे भरे हो जाते हैं तो कैसे लगते हैं, ये आपके लहराती हरियाली जैसे लगने लगते हैं। तो इसका 22 का आंसर आपको 4th नंबर कर लेना है। 23 नंबर क्वेश्चन है, गहाई क्रिया कहते हैं। गहाई क्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, गहाई क्रिया क्या होती है। 23 नंबर आपका क्वेश्चन है, बालियों से दाने अलग करना, धान की पौध लगाना, खेत को
निराना, पौधों पर लगे कीड़े मारना। तो इसके ये आपका संभवतः हो जाएगा पौधों पर लगे कीड़े मारना। लेकिन आपको अगर इसका राइट आंसर पता हो तो आप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो अगर इसका आंसर दूसरा होगा तो आपको हम कमेंट करके आपको हम बता देंगे टेलीग्राम पर, या फिर आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको आ रहा है। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको इस क्वेश्चन को अपडेट कर दिया जाएगा कि इसका कौन सा आंसर आपका सही होगा, गाही क्रिया क्या होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 है, खेती के संबंध में आज के ज़माने में क्या परिवर्तन हुआ है। खेती के संबंध में आज के ज़माने में क्या परिवर्तन हुए हैं, तो कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं आपको बताना है। तो 24 नंबर का आपका सही हो जाएगा। थर्ड नंबर, थ्रेसर मशीनों की गुर्र गुर्र सुनाई देती है। ठीक, जो आजकल की खेती होती है उसमें थ्रेसिंग मशीनों की गुर्र गुर्र सुनाई देती है। लेकिन पहले के ज़मानों में जो होता था वो बैलों से खेती की जाती थी, और उसकी जो कटाई के बाद मड़ाई होती थी वो भी आपकी बैलों के द्वारा ही की जाती थी। तो आधुनिक युग में अगर बात किया जाए कि इस ज़माने में प्रेजेंट टाइम में खेती के संबंध में क्या परिवर्तन हुआ है, तो थ्रेसिंग मशीनों की ज़्यादा होड़ हो गई है, गुर्र गुर्र सुनाई देती है। ठीक, तो इसका राइट आंसर थर्ड वाला हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 से 30 दिया गया है। ये दिए गए गद्यांश को पढ़कर सबसे सही विकल्प का चयन करें। तो ये गद्यांश आपको पढ़ लेना है। जाड़ों के दिन थे, फतेहचंद 5:30 बजे दफ्तर से लौटे। तो ये आपको पूरा गद्यांश पढ़ लेना है। ये गद्यांश आप जब पूरा पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। फतेहचंद दफ्तर से आने के बाद किसी से कुछ बोलते क्यों नहीं थे। तो फतेहचंद जो थे वो दफ्तर से आने के बाद किसी से कुछ बोलते नहीं थे। तो इसका आंसर बताना है क्यों नहीं बोलते थे। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, वे थके हुए होते थे इसलिए वो किसी से ज़्यादा नहीं बोलते थे। तो इसका राइट आंसर थर्ड आपको कर लेना है। इसका 26 नंबर क्वेश्चन है, कहानी का साहब था। ठीक, कहानी का साहब कौन था, तो आपको राइट आंसर बताना है। तो 26 का हो जाएगा घमंडी। तो पहला वाला ऑप्शन आपको कर लेना है, घमंडी राइट आंसर। ठीक, फतेहचंद जब घर लौटे तो चिराग क्यों जल गए थे। फतेहचंद जब घर लौटे तो चिराग क्यों जल गए थे। सर्दी का मौसम था, चिराग जलाने का रिवाज था, उन्हें अंधेरा बर्दाश्त नहीं था, साहब का हुक्म था। 27वें का राइट आंसर बताना है, चिराग जलाने का रिवाज था। ठीक, तो राइट आंसर आपका सेकंड वाला हो जाएगा। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, साहब को देखकर फतेहचंद का खून क्यों सूख गया। ठीक, साहब को देखकर फतेहचंद का खून क्यों सूख गया। तो इसका राइट आंसर बताना है कि फतेहचंद का आपका खून क्यों सूख गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर का आपका, साहब बहुत गुस्से में थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा कि साहब बहुत गुस्से में थे। ठीक, इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 29, कहानी के अंत में फतेहचंद दफ्तर क्यों नहीं गए। कहानी के अंत तक आपके फतेहचंद दफ्तर क्यों नहीं गए, इसका राइट आंसर बताना है। तो 29 का आपका हो जाएगा, दफ्तर जाने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला कि दफ्तर जाने का कोई फ़ायदा नहीं था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर, चपरासी के आने पर समाचार सुनकर फतेहचंद ने क्या अनुमान लगाया। तो 30वें नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, साहब ने बुलाया होगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, मीठा शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। मीठा शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा मिठास। मीठा से आपका क्या भाव निकलता है, मिठास। जैसे मिठाई बहुत मीठी है, ठीक, मिठास है उसमें। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दूसरा नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रकृति का विलोम है। प्राकृतिक का विलोम है। तो प्राकृतिक का आपका विलोम पूछा गया है। तो प्राकृतिक का विलोम होता है कृत्रिम। प्राकृतिक चीज़ें वो होती हैं जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती हैं, और कृत्रिम वो होती हैं जो मानव निर्मित होती हैं। तो मानव के द्वारा जो बनाई जाती हैं वो आपकी कृत्रिम कहलाती है, और प्राकृतिक जो ईश्वरीय आपकी भगवान के द्वारा प्राप्त होती हैं वो आपकी प्राकृतिक होती हैं। तो विलोम पूछा गया है प्राकृतिक का, कृत्रिम हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, इसके बाद है 33 नंबर क्वेश्चन, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो बहुब्रीहि समास क्या होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान न होकर तीसरा पद कोई प्रधान होता है, कोई अन्य पद प्रधान होता है, तो उसमें आपका बहुब्रीहि समास होता है। जैसे आपका चौराहा, रसोई घर, दशानन, रातों रात। ठीक, तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि किस में आपका बहुब्रीहि समास है। तो दशानन जो होता है, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण, तो इसका आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, जिसमें दोनों पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है, तो इसमें बहुब्रीहि समास होता है। तो इसका आपको राइट आंसर तीसरा वाला कर लेना है, दशानन। ठीक,
इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन दिया है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित लोकोक्ति द्वारा कीजिए। तो ये आपकी लोकोक्तियाँ दी गई हैं, इनके आपके प्रयोग से इनको फिल करना है। पिताजी खेतों में टहल भी आए और ताज़ी सब्जियां भी ले आई, यह तो वही बात हुई। इसमें आपको फिल करना है, इसके आगे क्या होगा, यह तो वही बात हुई। आम के आम गुठलियों के दाम, खोदा पार निकली चुइया, ऊंची दुकान फीके पकवान, गई भैंस पानी में। तो इसका अर्थ आपको समझना है कि पिताजी खेतों में टहलने भी गए और ताज़ी सब्जियां भी ले आए। मतलब टहलना भी हो गया और वहाँ से वो सब्जी भी ले आए। तो इनका क्या अर्थ निकलता है कि ये आपके आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब टहलना भी हो गया, सब्जी भी ले आए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 34 नंबर का फर्स्ट वाला, आम के आम गुठलियों के दाम। मतलब गए थे एक काम के लिए, दूसरा काम भी हो गया। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 35, किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। इसमें बताना है 35 में कि किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 का दूसरा, 2 किलो चावल ले आओ। 2 किलो चावल ले आओ, इसमें विशेषता बताई गई कि 2 किलो ले आओ। ठीक, तो इस तरीके से आपको दूसरा आंसर इसका सही कर लेना है। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है, आकाश में बादल छाए हैं, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो बादल में आपका रेखांकित शब्द दिया गया है, इसका पर्यायवाची बताना है। तो बादल का पर्यायवाची क्या होता है, मेघ होता है। तो इसका राइट आंसर 4th नंबर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। अपादान मतलब अलग होना। ठीक, अपादान का अर्थ क्या होता है, अलग होना, डरना, शर्माना, लज्जा में आपका अपादान कारक का प्रयोग होता है। चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। 37 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, डॉक्टर ने मुझे दवाई दी। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर का 4th नंबर, डॉक्टर ने मुझे दवाई दी। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है, उपयुक्त शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ आपको खाली जगह दिया गया है, कौन सा शब्द फिल किया जाएगा ये आपको राइट आंसर बताना है। हमें सही डैश का अंतर करना चाहिए, गलती, खराब, गलत, बुरा। ठीक, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा आपका गलत। हमें सही गलत का अंतर करना आना चाहिए। ठीक, तो आपको गलत यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य की पहचान कीजिए। ये वाक्य दिया गया है, इनमें से आपको सरल वाक्य की पहचान करना है, कौन सा आपका सरल वाक्य है। तो 39 का आपका सही हो जाएगा दूसरा नंबर, रवि खेल रहा है, ये आपका सिंपल वाक्य है, सरल वाक्य है। ठीक, तो राइट आंसर दूसरा कर लेना है। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन दिया है, जय शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर वह जीत के अर्थ में बदल में प्रयोग होता है। ठीक, तो जय शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग जोड़ दें कि जीत के अर्थ में प्रयुक्त होगा। तो आपका जो जय है, जय में क्या जोड़ दें, कौन सा उपसर्ग जोड़ दें कि जीत में बदल जाए। तो इसमें आप विजय अगर जोड़ देंगे वी, तो ये क्या हो जाएगा विजय। ये क्या होता है विजय, विजेता, यानी कि कोई चीज़ जीत लेना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला वी। ठीक, वी उपसर्ग जब लगा देंगे तो ये आपका विजय हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, शोर मचाते बच्चों ने अम्मा से कहा, तुम सब ने बुरी तरह परेशान कर रखा है, रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा क्या हुआ। ये रेखांकित अर्थ है जो आपका शब्द दिए गए हैं, बुरी तरह परेशान कर रखा है, इसका आपका रेखांकित अंश का मुहावरा बताना है कौन सा होगा। तो 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला, नाक में दम करना। ठीक, यानी परेशान करके रख देना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रयुक्त वाक्य नहीं है, संयुक्त वाक्य नहीं है। तो इनमें आपको बताना है कि कौन सा संयुक्त वाक्य नहीं है। ठीक, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका 42 का फर्स्ट वाला, जो आपका संयुक्त वाक्य नहीं है। उसके आने पर मैं उसे क्षमा कर दूंगा। ठीक, तो ये आपका क्या है, संयुक्त वाक्य नहीं है। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, जिनमें और शब्द या फिर और कंजक्शन लग के बनते हैं, वे आपके संयुक्त वाक्य होते हैं। लेकिन ऐसा आपको फर्स्ट वाले में नहीं है, इसलिए फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है, सकर्मक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में है। इसमें बताना है कि सकर्मक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में है। राइट आंसर आपको बताना है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, शेखर ने शशि को चॉकलेट दी। इसमें आपका सकारात्मक क्रिया है, यानी कि सकर्मक क्रिया है। तो राइट आंसर आपको 4 नंबर कर लेना है। 44 नंबर क्वेश्चन है, उपयुक्त शब्द से वाक्य पूरा कीजिए। तो यहाँ पर आपको कौन सा शब्द भरना है कि वाक्य पूरा हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, हर शनिवार वह घर क्या होता है, जाता है, जा, गया, सोता।
तो इसका पूरा करना है आपको। तो क्या हो जाएगा, वह हर शनिवार घर जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा 44 का। ठीक, तो राइट आंसर आपको फर्स्ट वाला कर लेना है। 45 नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति सटीक मुहावरे द्वारा कीजिए। सटीक मुहावरे के द्वारा आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ठीक, तो आपका ये हो जाएगा 45 का राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला। तो ये आपको थर्ड वाला राइट आंसर कर लेना, बाग बाग होना। मेरा परीक्षा फल देखते ही पिताजी क्या हो गए, बाग बाग हो गए। तो राइट आंसर आपको थर्ड वाला कर लेना है। इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है। 46 में वान प्रत्यय वाला शब्द है, इनमें से आपका वान प्रत्यय वाला शब्द पूछा गया है, कौन सा है। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा आपका दयावान, जिसमें दो शब्द बन जाए, दया प्लस वान। ठीक, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये जो अलग हो गया ये दो शब्द सार्थक शब्द बन जाते हैं। तो ये आपका वान प्रत्यय वाला शब्द हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दयावान। 47 नंबर क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तालाब में हंस तैर रहे थे। तो तालाब का आपका क्या बताना है, पर्यायवाची शब्द बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तालाब का आपका सरोवर होता है। तो दूसरा नंबर राइट आंसर कर लेना है। इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन, विद्यासागर सामायिक पद का विग्रह है। विद्यासागर का आपका इसका समास विग्रह करना है, क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा विद्या का सागर। ठीक, विद्यासागर क्या होता है, विद्या का सागर, जहाँ विद्या का भंडार हो। तो ये राइट आंसर आपको दूसरा कर लेना है। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है। 49 नंबर क्वेश्चन, वह खाना खाकर डैश डैश वापस आ गया, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 49 का राइट आंसर है आपका थर्ड वाला, वो जल्दी आ गया। ठीक, तो जल्दी आपको फिल कर देना है इसमें। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है, पंकज के साथ कौन जाएगा, इस वाक्य में सर्वनाम है। पंकज के साथ कौन जाएगा, इसका सर्वनाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन। ठीक, तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थान के लिए प्रयुक्त शब्द बताइए। उपयुक्त शब्द बताना है आपको। तो उसकी डैश गले में ही अटक गई, क्या अटक गई। तो आपको 51 नंबर का बताना है। तो उसका हो जाएगा सांस अटक गई। तो ये आपका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। किस शब्द में नी प्रत्यय लगा है। तो इनमें से आपके शब्द दिए गए हैं, इसमें पूछा गया है किसमें आपका नी प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसमें हो जाएगा आपका फोर्थ नंबर में रानी में। ठीक, तो इसका राइट आंसर रानी कर लेना है। 53 नंबर क्वेश्चन, इस शब्द में ईन प्रत्यय लगा है। तो किस शब्द में ईन प्रत्यय लगा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 का 4 नंबर नमकीन में। ठीक, तो इसका फोर्थ नंबर राइट आंसर कर लेना है। 54 नंबर क्वेश्चन है, 4 मासों का समूह क्या कहलाता है। 4 मासों का जो समूह होता है चौमासा कहलाता है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट वाला आपको कर लेना है। ठीक, इसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन है, जिस पर भरोसा न किया जा सके वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। जिसके लिए भरोसा ना किया जा सके वो आपका अविश्वसनीय होता है। तो इसका आपको राइट आंसर चौथा वाला कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, सोनी ने गुड़ के साथ रोटी खाई, रेखांकन पद में कारक है। तो आपका गुड़ के साथ खाई, तो यह आपका करण कारक हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा 56 का। ठीक, इसके बाद 57 देखेंगे, सरल वाक्य कौन सा है। तो इसमें सरल वाक्य बताना है। 57 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, माली तनु को पौधे लगाना सिखा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला राइट आंसर। इसके बाद आपका 58 नंबर क्वेश्चन, किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है। इसमें से बताना है किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है। तो 58 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, नीला हारमोनियम बजाती है, ये आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसके बाद है आपका 59 नंबर क्वेश्चन, वीर योद्धा रणभूमि में प्राण देते हैं पर भागते नहीं हैं, रेखांकित वाक्य अंश के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। तो इसका राइट आंसर आपको बता देना है। 59 का आपका राइट आंसर पीठ नहीं दिखाते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, कि जो वीर योद्धा होते हैं वो पीठ नहीं दिखाते, वापस नहीं लौटते। ठीक, इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है, गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी, रेखांकित शब्द है। तो धीरे धीरे क्या है ये आपको बताना है। तो ये आपकी धीरे धीरे आपका क्या है, तो बताना है कि कौन सी क्रिया है या विशेषता है, क्या है। तो ये आपकी कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक, धीरे धीरे चल रहा है, तेज़ी से चल रहा है, जल्दी आ रहा है। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक, तो ये आपका 60 तक का पूरा सॉल्यूशन था। इसी तरीके से हम सारे सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो बच्चों लाइक ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना ताकि उनको भी सॉल्यूशन मिल जाए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।